बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तज़ियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। एशिया कप 2022 में पाकिस्तान अपना दूसरा मुकाबला जुम्मे को हांगकांग के खिलाफ खेलेगा। इस मैच में फतह हासिल करके पाकिस्तान सुपर 4 मरहले में जगह बना लेगा और इतवार को उसका मुकाबला फिर रिवायती हरीफ भारत से होगा। पाकिस्तान को भारत के खिलाफ खेले गए पहले मुकाबले में 5 विकेट की नाकामी का सामना करना पड़ा था। 149 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तानी बॉलर्स ने बेहतरीन फाइट बैक की थी। खासकर नसीम शाह जो अपना पहला T20 इंटरनेशनल मैच खेल रहे थे, उन्होंने अपनी बॉलिंग से सबको मुतासर किया। लेकिन इस मरहले पर पाकिस्तानी शायकीन को फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी की शिद्दत से याद सताती रही, जो स्टेडियम में बैठ कर ये मैच देख रहे थे। भारतीय विकेट गिरने पर शाहीन शाह आफरीदी खुशी तो मनाते रहे, लेकिन पाकिस्तान मैच जीतने में कामयाब ना हो सका। इसके अगले रोज़ ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शाहीन शाह आफरीदी को घुटने की इंजरी से निजात के लिए लंदन भेजने का फैसला किया, जहां वो रीहैब प्रोग्राम में शरीक हैं। अब शाहीन शाह आफरीदी की वापसी की तवक्को T20 वर्ल्ड कप से पहले की जा रही है और इसके लिए भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मेडिकल पैनल ही फैसला करेगा कि वो इवेंट में खेल सकेंगे या फिर नहीं। शाहीन शाह आफरीदी अपने डेब्यू के बाद मुसलसल क्रिकेट खेल रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी और टीम मैनेजमेंट ने उन्हें कभी आराम देने के बारे में गौर नहीं किया। इसी वजह से वो घुटने की शदीद तकलीफ का शिकार हुए और क्रिकेट मैदानों से दूर भी हो गए हैं। इंजरी के बावजूद शाहीन शाह आफरीदी के रिहैब प्रोग्राम को संजीदगी से नहीं लिया गया, जिस पर साबिक कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम मोहम्मद हफीज़ ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आड़े हाथों लिया है। सरकारी टेलीविजन पर गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद हफीज़ ने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी के मामले को जिस तरह हैंडल कर रहा है वो मुजरिमाना गफलत है। शाहीन शाह आफरीदी पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया का सासा है। सब उन्हें एक्शन में देखना चाहते हैं। वो तवील अरसे से तकलीफ में मुब्तला थे। उन्हें 8 हफ्ते पहले ही इंग्लैंड भेज देना चाहिए था। शाहीन को लेके मुझे तकलीफ है कि वो हमारा पाकिस्तान का नहीं, एक दुनिया की प्रोडक्ट है जो रेडी हो रही है, जिसको दुनिया देखना चाहती है। हमें उसकी लुक आफ्टर करनी है इन अ राइट वे। ये जो मैंने पढ़ा, जो मैंने सुना, जो पिछले दो दिनों के अंदर पोस्ट आई, ऑफिशियल पोस्ट थी, उसमें शाहीन की इंजरी को लेके 4 वीक का टाइम या 6 वीक का टाइम या 8 वीक का टाइम जब से ये हुआ है उसको ज़ाया करना एक क्रिमिनल जो है वो मुझे लगता है वो एक्ट है। हमें इसको ज़रूर कंसिडर करना चाहिए कि शाहीन जैसी प्रोडक्ट जो सिर्फ पाकिस्तान की प्रोडक्ट नहीं है, वो पूरी दुनिया की प्रोडक्ट है। हमें उसकी लुक आफ्टर, और इसी तरह और भी हमारे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में उनके फ़ैन फॉलोइंग है, हमें उनकी प्रॉपर लुक आफ्टर करनी होगी। इसीलिए मुझे लगता है कि अब इनको वो समझ आई है कि इंग्लैंड ये गया, और मुझे लगता है कि यही फैसला आज से उस वक्त 8 वीक पहले 9 वीक पहले जब ये हुआ था, आपकी फाइंडिंग स्ट्रेट अवे सेटल होनी चाहिए थी और स्ट्रेट अवे इसकी बेस्ट रिहैब के लिए इसको इंग्लैंड या किसी भी जगह भेजना चाहिए था, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हम अपने आप को अपग्रेड और ग्रूम नहीं कर सकते। साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज़ ने सिर्फ शाहीन शाह आफरीदी की इंजरी पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर तनकीद नहीं की, बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मेडिकल पैनल की जानिब से खिलाड़ियों को होने वाली इंजरीज़ पर रिहैब प्रोग्राम पर भी सवालात उठाए हैं। उनका कहना था कि इंजरीज हर खिलाड़ी को होती है, लेकिन हमारे मुल्क में इंजरी की तशखीस और रिहैब दोनों ही मुनासिब अंदाज में नहीं होते। दूसरे मुल्कों में क्रिकेटर्स को ख़तरनाक इंजरी हो जाने पर या तो ऑपरेशन या फिर रिहैब के बाद 4 से 6 माह में क्रिकेट में वापसी के लिए मौका दिया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसे क्रिकेटर का करियर ही ख़त्म हो जाता है। तो क्लियर करता जाऊं कि मॉडर्न क्रिकेट की जब आप बात करते हैं तो उसकी बहुत सी चीज़ें चेंज हुई, इवॉल्व हुई क्रिकेट, लेकिन उसमें फिटनेस बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ठीक है। तो ये इंडिविजुअल मैटर है, इंडिविजुअल डिसिप्लिन है। आप अपनी खुद लुक आफ्टर करते हैं, अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, अपने आप को क्लाइमेटाइज करते हैं, अपनी इंटेंसिटी लेवल की जो भी आपने ट्रेनिंग की होती है वही आपके मैच के अंदर जाके रिफ्लेक्ट होती है। तो ये इंजरी होती है, हम सबको कैरियर के अंदर हुई। फास्ट बॉलर्स को थोड़ी सी हिस्ट्री ज्यादा है, लेकिन होना मसला नहीं है। मसला ये है कि जब वो हो जाए और वो अगर किसी वजह से आ गई आपकी इंजरी, तो उसकी रिहैब और उसकी जो फाइंडिंग्स हैं उसको अर्लीस्ट जो है वो होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली मेरे अपने एक्सपीरियंस में आई फर्स्ट टाइम गॉट माई इंजरी इन माई इंटरनेशनल लेवल वो 2003 के अंदर हुई, जब मैंने खेलना शुरू किया। तब से लेके अब तक हमारी फाइंडिंग्स ही सही नहीं हो सकती पाकिस्तान के अंदर, यानी डायग्नोसिस ही ठीक नहीं है, मुश्किल होती है। लाइक उसको तजर्बाती तौर के ऊपर तो बहुत सी चीजें की जाती हैं,
लेकिन उसकी एक क्लियर फाइंडिंग्स और क्लियर रीहैब प्रोसेस हमारे अनफॉर्चुनेटली सेटअप नहीं हुआ। और ये एक मिसिंग पार्ट है पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर, जिसको ओवरलुक किया जाता है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे बहुत से एडमिनिस्ट्रेटर जो आए, जो क्रिकेट बोर्ड के अंदर आला ओहदों पे रहे, उनको फिजियो और मैस्योर के अंदर फर्क ही समझ नहीं आया। उन्होंने कहा फिजियो नहीं कहा मैस्योर ले दो। सो ये बहुत से इश्यूज आए और उनको समझाने में टाइम लगता है कि इट्स अ डिफरेंट फील्ड ऑल टुगेदर। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि इंजरी की फाइंडिंग्स और रीहैब अनफॉर्चुनेटली अब तक वैसा डेवलप नहीं हुआ पाकिस्तान के अंदर। मैंने अपने कैरियर के अंदर मुझे जब कोई इश्यूज आए, मैंने जब ये रियलाइज हो गया कि यहाँ पे मुश्किल हैं, मैं खुद जाता था बाहर, फिर खुद फिगर आउट किया। आई यूज टू स्पेंड मनी ऑन माई सेल्फ। अगर मुझे कोई इंजरी हुई है, मैं बाहर जाता था और फिर मैं खुद अपनी वो जो मुझे लगता था कि इंजरी जोन जिसकी वजह से मैं बाहर हो सकता हूँ, वो मैं ट्रीटमेंट बाहर से लेता था। लेकिन यहाँ पे मैं एक मेंटेनेंस वर्क करवाता था। ये नहीं कि यहाँ पे लोग बुरे हैं, डोंट टेक मी रॉन्ग, बट अनफॉर्चुनेटली अपडेट नहीं हुए वे, अनफॉर्चुनेटली उनकी ग्रूमिंग नहीं करवाएगी इंटरनेशनल लेवल के रीहैब सेंटर के मुताबिक। दुनिया कहाँ पे जा चुकी है। मैं अक्सर दुनिया के प्लेयरों को देखता था कि वो उनको नी की इंजरी हुई, बैक इंजरी हुई, शोल्डर इंजरी हुई, सर्जरीज भी हुई और वो 6 माह के बाद 4 माह के बाद दोबारा उसी तरीके से वापस आ गए। लेकिन हमारा एक मरतबा अगर कुछ हो गया, he never came back। एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के दरमियान दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबला हुआ और दुनिया भर के शायकीन क्रिकेट इससे महसूस हुए। लेकिन बैनुल-अक़वामी क्रिकेट कौंसिल ने दोनों टीमों पर स्लो ओवर रेट की वजह से जुर्माना आयद कर दिया है। दोनों टीमों पर स्लो ओवर रेट पर मैच फीस का 40% जुर्माना आयद किया गया है। आईसीसी के मुताबिक दोनों टीमें मुकर्रर ओवर्स में तयशुदा ओवर्स कराने से 2-2 ओवर्स पीछे रहीं। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम और भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने मैच रेफरी जेफ ब्रो के सामने अपनी गलती को तस्लीम किया। एशिया कप के ग्रुप ए में मौजूद पाकिस्तान क्रिकेट टीम हांगकांग के खिलाफ मैच से कबल भरपूर प्रैक्टिस में मसरूफ है। बुध को होने वाली प्रैक्टिस में मोहम्मद रिजवान और फ़खर जमान ने ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा नहीं लिया, उन्हें आराम दिया गया था। आज भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम शाम 6:30 बजे आईसीसी अकेडमी में ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेगी। आज के ट्रेनिंग सेशन में फास्ट बॉलर को आराम दिया जा सकता है। हैड कोच सकलान मुश्ताक 2 रोज से ट्रेनिंग सेशन में शरीक नहीं हो रहे हैं। उन्हें 2 दिन कबल घुटने पर गेंद लगी थी और अब वो भी तकलीफ में है, इसलिए आज भी वो कैंप की निगरानी नहीं कर सकेंगे। उधर भारत के खिलाफ आखिरी ओवर कराने वाले बाएं हाथ के स्पिनर मोहम्मद नवाज से मीडिया से गुफ्तगू की। उनका कहना था कि उन्हें इल्म नहीं था कि उनसे आखिरी ओवर भी कराया जा सकता है। फास्ट बॉलर को क्रैम्प्स पड़ रहे थे, इसलिए उनके ओवर्स पहले ख़त्म करवाने पड़े और आखिरी ओवर उनके हिस्से में आया। आखिरी ओवर करना मुश्किल होता है, लेकिन वो पूरे एतमाद थे। स्पिनर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। आखिरी ओवर आप यूजुअली देखते नहीं है कि कोई स्पिनर आखिरी ओवर कर रहा हो, बट ये है कि मैंने पहले 1-2 दफ़ा ओवर किया हुआ ऐसे आखिरी ओवर, तो कॉन्फिडेंट था। बट यह है कि बिल्कुल जैसा आपने बोला थोड़े रन और होते तो वो तो फिर बात की बात है, बट यह है कि मैं इस पर भी कॉन्फिडेंट था। अनफॉर्चुनेटली वो बस हुआ नहीं वैसा। पहले से तो ये डिसाइड नहीं था डेफिनेटली। मैच की सिचुएशन ऐसी चल रही थी उस वक्त, राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन था बैट्समैन का, तो उस वजह से थोड़ा सा डिले किया। बट वो करते करते फिर एंड तक ऐसा हो गया कि थोड़ी सी प्रॉब्लम भी आ रही थी फास्ट बॉलर्स को, थोड़ा सा क्रैम्प्स की वजह से। तो उस वजह से तो ये है कि सिचुएशन ऐसी आ गई कि मुझे आखिरी ओवर करना पड़ा। एशिया कप 2022 में ग्रुप ए से भारत और ग्रुप बी से अफगानिस्तान की टीमें सुपर 4 में जगह बना चुकी हैं। अब मज़ीद 2 टीमों का अगले मरहले में आना बाकी है, जिसके लिए ग्रुप बी में अब से कुछ देर बाद श्रीलंका और बांग्लादेश के दरमियान अहम मुकाबला होगा। दोनों टीमों ने एक मैच खेला और दोनों टीमों को नाकामी का सामना करना पड़ा और उन्हें शिकस्त देने वाली टीम अफगानिस्तान की है। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने इफ्तिताही मैच में श्रीलंका को 8 विकेट की नाकामी से 2-4 किया और बांग्लादेश की टीम अफगानिस्तान के हाथों 7 विकेट से नाकाम रही। तो एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 शारजाह और दुबई में जारी है। 11 सितंबर को टूर्नामेंट का फाइनल किन दोनों टीमों के दरमियान होगा। इससे पहले जनाब 4 सितंबर को दुबई का मैदान होगा और एक बार फिर 2 रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत का मुकाबला मुतवक्की है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि जुम्मे को टीम पाकिस्तान हांगकांग की टीम को शिकस्त दे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड हासिल करने वाले इनाम बट का ताल्लुक शहर गुजरावाला से है। मोहम्मद इनाम बट ने कई बैनुल-अक़वामी इवेंट्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, जहां वो तकरीबन तमाम इवेंट्स में पोडियम पर जगह बनाने में कामयाब रहे। इनाम बट ने अपना पहला मेडल नई दिल्ली भारत में 2010 के कॉमनवेल्थ गेम मुकाबलों में 84 किलोग्राम वेट कैटेगरी के फ्री स्टाइल में अपने नाम किया, जहां इनाम बट ने रिवायती हरीफ भारतीय पहलवान को जेर करके मुल्क के लिए तिलाई तमगा जीता।
उसके बाद इनाम बट ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2014 के एशियन बीच गेम्स में मोहम्मद इनाम बट कांसी का तमगा सीने पर सजाने में कामयाब रहे। 2016 के साउथ एशियन गेम्स में उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। 2016 के एशियन बीच गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब रहे। 2016 कॉमनवेल्थ रेसलिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता। 2017 वर्ल्ड बीच रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया। 2017 कॉमनवेल्थ रेसलिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल हासिल कर सके। गोल्ड कोस्ट में 2018 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम में मोहम्मद इनाम बट वाहिद एथलीट थे जिन्होंने पाकिस्तान के लिए तिलाई तमगा हासिल किया। 2018 वर्ल्ड बीच रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल करने में इनाम बट एक बार फिर कामयाब रहे। 2019 साउथ एशियन गेम्स में वो गोल्ड मेडल जीते। 2019 वर्ल्ड बीच सीरीज में सिल्वर मेडल हासिल किया। 2019 वर्ल्ड बीच गेम्स में गोल्ड मेडल के हुसूल में कामयाब रहे। 2021 एशियन ओलंपिक्स क्वालिफाइंग राउंड्स में कांसी का तमगा जीत सके, लेकिन बदकिस्मती से वो टोक्यो ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी ना कर सके। 2021 में ही आलमी बीच रेसलिंग सीरीज में सोने का तमगा अपने सीने पर सजाया और कॉमनवेल्थ गेम 2022 के रेसलिंग इवेंट के फाइनल में हिंदुस्तानी पहलवान दीपक पूनिया ने पाकिस्तान के इनाम बट को सिल्वर मेडल जीतने तक महदूद रखा। तो जनाब, आज के इस प्रोग्राम में पहलवानों के शहर गुजरावाला से हमारे साथ पाकिस्तानी रेसलर फ़ख्र पाकिस्तान इनाम बट साहब वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। खुशामदीद कहूँगा इनाम बट साहब आपको, और आपकी जो कामयाबियां हैं, आपकी जो फतूहात हैं, उसका खुलासा अब से थोड़ी देर पहले हमने अपने इस रिपोर्ट में किया। मैं आपसे पहला और सीधा सवाल ये करूँगा कि इतनी सारी फतूहात हासिल की, इतने सारे मेडल आपने अपने सीने पर सजाए, ओलंपिक में अब तक आप पार्टिसिपेट नहीं कर सके, तशनगी है इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतने अच्छे शो में मुझे इनवाइट किया। ये सब अल्लाह का करम है जी कि अल्लाह ताला ने मौका दिया और मैं पाकिस्तान के लिए खेलता गया और पूरे पाकिस्तान की दुआओं के साथ अल्लाह ताला ने इतनी ज़्यादा फतूहात दी। बिल्कुल ओलंपिक में मैं पार्टिसिपेट नहीं कर सका, जिसका बहुत मुझे अफसोस भी है और इसके पीछे बहुत सारी रीजंस हैं, क्योंकि ओलंपिक के क्वालिफाई राउंड होते हैं और खिलाड़ियों की रैंकिंग बनती है, तो एक ये अलहदा से एक प्रोसीजर है। लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह ओलंपिक में खेलने वाले खिलाड़ियों के साथ खेल भी चुका हूँ, उन्हें हरा भी चुका हूँ, लेकिन ओलंपिक में जाने की भी ख्वाहिश मेरी बाकी है। तो इनाम बट साहब, मैं आपसे अगर ये जानने की कोशिश करूं कि पाकिस्तान में अभी इस कॉमनवेल्थ गेम 2022 में 2 गोल्ड मेडल आए, एक जेवलिन थ्रो में अरशद नदीम लेकर आए, एक जो है वो वेट लिफ्टिंग में नूह दस्तगीर बट लेकर आए। और हम बात करते हैं जनाब कामयाबियों की, फतूहात की, लेकिन जो हमने इस हवाले से होमवर्क किया वो ये है कि इन परफॉर्मेंस के पीछे इंडिविजुअल ब्रिलियंस का बहुत ज़्यादा हाथ है। हमारे सामने आप एक मिसाल के तौर पर मौजूद हैं। इस बात से आप इत्तेफाक करेंगे कि फेडरेशंस और हमारी एसोसिएशन, उनकी आपस की लड़ाइयाँ अपनी जगह, लेकिन जिन खेलों में एथलीट अपने तौर पर वर्कआउट कर रहे हैं, अपने तौर पर मेहनत कर रहे हैं, वो इनाम बट, नूह दस्तगीर बट, अरशद नदीम की शक्ल में सामने आ रहे हैं। देखिए ये भाई, इस बात को काफी हद तक हम ठीक भी कह सकते हैं और ठीक नहीं भी बोल सकते। उसकी रीजन ये है कि आपको बिल्कुल नजर आएगा कि इनाम बट हो या नूह दस्तगीर हो, वो अपने घर पे गुजरावाला में ट्रेनिंग करते हैं, पेरेंट्स इनको बहुत ज्यादा अकोमोडेट करते हैं, सहूलियात देते हैं और पूरी जिंदगियां लग गई हैं इस भागदौड़ के पीछे। लेकिन अगर हम ये कहें कि इसमें अदारों का किरदार नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ये देखें कि जितने भी आपने भी 3-4 नामवर खिलाड़ियों का नाम दिया, तो ये तमाम पाकिस्तान वापडा को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं और नूह गैप्को में है और अरशद जो है वो दूसरे गैप खेलते हैं, वापडा के ही यूनिट से खेलते हैं। तो हमारे पास 18वें स्केल की मुलाजमत है, हर माह हमें एक अच्छी हैंडसम अमाउंट आती है, जिसकी वजह से हम अपनी गेम करने में कामयाब होते हैं। उसके बाद हमारी जो फेडरेशन हैं, जैसे पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन है, पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग और एथलेटिक फेडरेशन है, तो ये तमाम वो फेडरेशनें हैं जो अपने खिलाड़ियों के मुख्तलिफ कैंप लगाती हैं, नेशनल के इवेंट करवाती हैं। और उसके बाद फिर पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन आ जाता है, जिसने इन तीनों खिलाड़ियों को इस दफा IOC से ओलंपिक की स्कॉलरशिप लेकर दी है। और उसके बाद पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का किरदार आ जाता है। तो इन गेम्स के कैंप लगते हैं। अभी जो हमने रिसेंटली खेला तो उसमें भी हमारा कैंप लगा हुआ था, 6 माह हमने तकरीबन लाहौर सेंटर में ट्रेनिंग की। इसलिए ये डिपार्टमेंट हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं, हमें सपोर्ट करते हैं। लेकिन चीज ये है कि जिस तरह इंटरनेशनल लेवल पे दूसरे हमारे जो कंपेटिटर हैं, जितनी सहूलियत उनको मिलती हैं, अगर उसके साथ इन सहूलियत को कंपैरिजन किया जाए तो फिर ये सहूलियत बहुत ज्यादा कम है, फिर ये सहूलियत बहुत पीछे रह जाती हैं। क्योंकि मेरे साथ जितने खेलने
वाले हैं, तमाम इंटरनेशनल ट्रेनिंग करते हैं, हम अपने घरों में और पाकिस्तान में रह के ट्रेनिंग करते हैं, तो सहूलियात का फुकदान ज़रूर है। बट साहब, जिस तरह आपने अपनी गुफ्तगू में खुलासा किया बहुत सारी चीज़ों का, बिल्कुल आपने बजा फरमाया, दुरुस्त कहा, लेकिन अभी हाल ही में जब कॉमनवेल्थ गेम्स के विनर्स के लिए, मेडल के जीतने वाले एथलीट के लिए वज़ीर आज़म हाउस में एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें कामयाब एथलीट को बुलाया गया, इनाम व इकराम से नवाजा गया, उसमें आप भी शामिल थे। और जो सबसे बड़ा आपके लिए रिलीफ था वो ये कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने उस फैसले को वापस लिया जो इमरान खान करके गए थे बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान। उन्होंने डिपार्टमेंट से खेलों के दरवाजे बंद कर दिए थे। इस चीज़ को आप किस तरह देख रहे हैं और ये कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे एथलीट के लिए, हमारे खेलों के लिए कि डिपार्टमेंट एक बार फिर बैक टू बिजनेस हो रहे हैं? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी पिछले मैं अगर 3 साल से बात करूं तो हर प्लेटफार्म पर मैं यही बात कर रहा था कि खिलाड़ियों की जो है जॉब्स जो है वो लाजमी तौर पर बहाल होनी चाहिए। और बहुत ज़्यादा खिलाड़ियों ने सफ़र किया, बड़े बड़े अच्छे नामवर और टैलेंटेड खिलाड़ी डिपार्टमेंट बंद होने की वजह से उनको निकाल दिया गया या उनको अपनी गेम छोड़ना पड़ी। आज बहुत सारे इनाम बट, नूर दस्तगीर और इस तरह के और खिलाड़ी शामिल होते हमारे साथ दस्ते में अगर डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स बंद ना होती। तो एक बहुत बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हमने वज़ीर आज़म साहब के सामने एक अपना रखा कि हमें डिपार्टमेंट को बहाल किया जाए और डिपार्टमेंट बहाल हो गए हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। या भाई आप ये देखें कि जितने भी गरीब घरानों के बच्चे हैं वो गेम में आते हैं, और वो जब गेम में आते हैं तो फिर उनको सबसे पहले अपनी लाइफ सिक्योर करनी होती है, अपने डेली के एक्सपेंसेस को मीट करना होता है। तो जब कोई खिलाड़ी इस लेवल पर आता है तो उसको जब कोई डिपार्टमेंट ले लेता है, उसकी एक सैलरी पैकेज उसका स्टार्ट हो जाता है, तो फिर उसको कम से कम अपने घर के अखराजात उठाने का इश्यू जो है ना वो खत्म हो जाता है। तो ये अल्लाह का बड़ा खास करम है कि इस दफा वज़ीर आज़म साहब ने इसको ऑन बोर्ड लिया और खिलाड़ियों की रहनुमाई फरमाई। तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में बहुत ज्यादा इससे होप बनेगी, बहुत ज्यादा खिलाड़ी मजीद सामने आएंगे। और जरूरत इस चीज की है कि खिलाड़ियों को जो डिपार्टमेंट ले रहे हैं इनकी तादाद ज्यादा होने की जरूरत है, ताकि ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों को जॉब सिक्योर हो, उनको अपनी परेशानी माली मुश्किलात से खत्म होगा, छुटकारा मिलेगा, तो डेफिनेटली वो अपनी गेम पर ज्यादा अच्छी तवज्जो देंगे और ज्यादा पाकिस्तान के लिए खेलेंगे। अच्छा इनाम भट्ट साहब, पहलवानों का शहर कहा जाता है गुजरावाला को, और आपसे पहले कई पहलवान जो है वो इस खेल से मुंसलिक हुए, उन्होंने अपना नाम बनाया। आप फ्री स्टाइल रेसलिंग की तरफ आए हैं और अब तक का जो आपका सफ़र है आप उससे मुतमईन है? अब तक की जो कारकर्दगी है आप उससे मुतमईन है कि जो कुछ इनाम भट्ट ने हासिल किया? देखिए यही है भाई, जब मैंने अपना पहला जिंदगी का मुकाबला खेला तो वो 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स थी, और मुझसे पहले 1970 में एक पाकिस्तानी खिलाड़ी थे चंद जिन्होंने कॉमनवेल्थ में गोल्ड लिया था। तो 40 साल बाद मैंने पाकिस्तान के लिए गोल्ड लिया, और उसके बाद मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 2018 में गोल्ड लिया, फिर उसके बाद वर्ल्ड लेवल पे काफी सारे मेडल जीते। तो मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह के खास करम के साथ ये सब कुछ मुमकिन हुआ है। मैंने अपनी एफर्ट की है, और खाली मेरी एफर्ट नहीं, ये पूरे एक खानदान की पूरी एक टीम वर्क है, और पूरी जिंदगियां इस एफर्ट के पीछे गुजर गई हैं। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सेटिस्फाई हूँ कि इस माहौल में जितनी सहूलियात हमें थी उनमें रहते हुए हमने जो अल्हम्दुलिल्लाह मेडल जीते हैं, ये अल्लाह ताला ने किसी मौजज़े से कम नहीं है। इनाम भट्ट साहब बहुत शुक्रिया, लेकिन ये आपका आखिरी इंटरव्यू नहीं था हमारे साथ। हम इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी आपको इंगेज करेंगे अपने साथ, और आपकी फतूहात के साथ हम अपने देखने वालों को अपडेट करते रहेंगे, और हमारी आपके साथ पूरी सपोर्ट है कि आप इसी तरह बढ़ते रहें, फलते फूलते रहें, ट्रेनिंग करते रहें। मैं आपको यही कहूँगा कि इसी तरह आप पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें। बहुत शुक्रिया भाई, इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। पाकिस्तान पाइंदाबाद। थैंक यू वेरी मच। फ्री स्टाइल रेसलर इनाम भट्ट हमारे साथ मौजूद थे, और आज के इस प्रोग्राम में हमने ख़ास तौर पर इनका इंतखाब किया क्योंकि हम ज़्यादातर क्रिकेट और दीगर खेलों पर फोकस करते हैं। तो कोशिश हमारी यही है कि वो खेल जिनमें पाकिस्तान ने और परफॉर्मेंस दी है उनके परफॉर्मर को भी आपके सामने लेकर आएँ। फ़िलहाल जनाब आज का हमारा प्रोग्राम यही ख़त्म करते हुए आपसे इजाज़त चाहेंगे, लेकिन जाने से पहले आपके लिए यही पैगाम कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में सैलाब मुतासरीन आपकी मदद के लिए जनाब जो है वो मुंतज़र हैं, और आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया, पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ फाउंडेशंस का बहुत शुक्रिया कि जो इन सैलाब मुतासरीन की बढ़ चढ़ कर मदद कर रहे हैं। लेकिन ये सफ़र अभी ख़त्म हुआ नहीं, आप इसी तरह अपने इस जज्बे को जारी रखें, सैलाब मुतासरीन की जिस हद तक मदद कर सकते हैं करें, पाकिस्तान को
आपकी खिदमत की ज़रूरत है। यही आज का हमारा ये प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo-news, जहां जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद याह्या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।